हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 40। मैडम जी, ये जो रोमा नरोमा हो ना, नेपाली शब्द है। रोमा का मतलब होता है अच्छा और नरोमा का मतलब होता है बुरा। वचनिस कुछ सोचते हुए कहती है, पर कोई इंसान किसकी बॉडी पर नरोमो लिखेगा? क्या साबित करना चाहता है? मतलब अच्छा बुरा लिखकर 2 मिनट जिसे स्पॉट पर लाश मिली थी वहां की फोटो खींची थी ना तुमने? हाँ मैडम जी, खींची थी ना। जरा दिखाना वो तस्वीरें। चार्ली टेबल पर रखी एक फाइल उठाता है और जिससे तस्वीर लाश के पास से खींची गई थी वर्चनिस को दे देता है। वर्चनिस सारी तस्वीरें एक एक करके देखने लग जाती है। चार्ली वर्चनिस को घूरते हुए कहता है, मैडम जी, ये आप इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रही हो? जरा मुझे भी तो बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वर्चनिस चार्ली के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो अभी भी एक एक तस्वीर बड़े गौर से देखे जा रही थी। लाश के आसपास के एरिया की तस्वीर देखने के बाद वर्चनिस के लाश की तस्वीर दिखने लग जाती है। वह एक तस्वीर को देखती हुए कहती है, मेरा शक सही निकला। चार्ली बखौलाहट के साथ कहता है, कैसा शक मैडम जी? वर्चनिस चार्ली को एक तस्वीर जो मोहित के सीने के थी, जिसकी पर रोमा नरोमा लिखा हुआ था, दिखाते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इसके सीने पर जो रोमा नरोमा लिखा हुआ है ना, उसमें रोमा कटा हुआ है। उस पर आधा डंडा खिंचा हुआ है, जिसे मतलब यह है कि मोहित अच्छा आदमी नहीं था और कातिल को ये बात पता थी कि उसने ये सुराग हमारे लिए छोड़ा है, ये बताने के लिए कि जिसे आदमी को उसने मारा है वो अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए वो उससे मार रहा था। हो सकता है कातिल ने और कोई सुराग हमारे लिए छोड़ा हो। मैडम जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? भला कोई कातिल खुद हमारे लिए सुराग छोड़ेगा क्या? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है चार्ली, मेरा मतलब यह था कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। ये बताओ, स्पॉट के पास में जो सामान मिला था उसे भी फिंगरप्रिंट के निशान मिले थे क्या या नहीं? नहीं मैडम जी, नहीं मिले। उसे दारू की बोतल पर भी नहीं, उस पर सिर्फ मोहित के हाथों के निशान थे। एक चीज बड़ी अजीब लग रही है मुझे। कौन सी चीज? आपको पता है मैडम जी, नदी के पास से जो कपड़े हमें मोहित के मिले थे उसमें उसका पैंट शर्ट बनियान तो मिला था, कच्छा नहीं मिला। वजनसली मुंह बनाते हुए कहती है, कच्छा नहीं मिला मतलब मैडम जी, चड्डी एंडरवियर कुछ अजीब नहीं लगता क्या आपको? मोहित की बनियान पहनने का तो शौक था, पर कच्छा नहीं। वो गरीब नहीं था कि सरपंच का भी बेटा था। कच्छा खरीदने के पैसे तो होंगे ही उसके पास। तुमने आसपास के इलाके में कच्छे का छानबीन की करी थी क्या? चार्ली हिचकिचाते हुए कहता है, अपनी नजर चुराते हुए कहता है, हाँ हाँ की थी मैडम। वर्चनी से तेज साथ कहती है, सही सही बताओ चार्ली, और मेरी आंखों में देखकर बता, बातें करो, नजर मत चुराओ मुझसे। सच सच बताओ, जहां पर लाश मिली थी वहां के एरिया के अच्छे से तरकीब करी थी या नहीं की थी? चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, वो मैडम क्या है ना? ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो, क्या बात है? वो मैडम, बात यह है ना कि नदी के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी और आपको जानने के बाद भी ना हमें 3-4 घंटे तक वहीं पर रुके हुए थे, पर वो गांव वाले यहाँ से जा ही नहीं रहे थे। हमने हटाने की भी कोशिश की थी, पर बड़े निठंडे थे, हट ही नहीं रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लाश नहीं, किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। वो लोग ना आपस में बातें कर रहे थे कि यक्षिणी आज़ाद हो गई है, ये सब उसकी क्या है, तो हमें यकीन हो गया, तो हमने ज़्यादा छानबीन नहीं की। और कैसे करते, आधी से ज़्यादा जगह है वो गांव वाले ही घेरे खड़े हुए थे। वर्जन से चार्ली के चिल्लाते हुए कहती है, चार्ली तुम ना बेवकूफ़ हो एक नंबर के, सारी गलती मेरी है। मुझे ये काम मुझे सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद करना चाहिए था। तुम्हें पता है कोई भी केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? चार्ली शर्मिंदा होते हुए उदासी के साथ कहता है, क्या मैडम जी? केस केस में सब इम्पोर्टेंट होता है तहकीकाती सुराग ढूंढना, और तुम्हारी बातों से मुझे लगता है तुम्हें सारे सुराग किश्नोई नदी के पास ही छोड़ कर आ गए हो। तुमने अच्छे से तहकीकात की ही नहीं। गाड़ी निकालो,
हमें निकलना होगा। पर कहाँ मैडम जी? खोया हुआ कच्छा ढूंढने। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है। क्या कहा? कच्छा मैडम जी? सच? मैं मजाक नहीं कर रही चार्ली। पर मैडम जी, आपको पता है ना, किश्नोई नदी पर जाने के लिए काला जांडी जंगल पार करना होगा, और वहां पर इस वक्त कितना अंधेरा होगा। कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर तो और भी अच्छी बात है चार्ली। इस बहाने अगर कोई खुंखार जानवर हो तो उसे भी देख लेंगे। और अब ये बहाना बनाना बंद करो, चलो चुपचाप। मैडम जी, आज आपको घर नहीं जाना क्या? आप अपनी बच्ची? वर्चस्वी चार्ली के बीच में ही टोकते हुए कहती है। तुम्हें मेरी फैमिली की फिक्र करना छोड़ दो और जल्दी गाड़ी की चाबी उठाओ और चलो बंगला मुड़ा गाँव। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही वर्चस्वी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। चार्ली भी चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। चार्ली और वर्चस्वी गाड़ी से बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ गिरवी कोठी में युग और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहे थे। यह एक हैरान करने वाली बात थी कि यक्षिणी आजाद हो जाने के बावजूद भी वो दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी अपना अगला शिकार माउस की रात को ही बनाएगी। युग सो ही रहा था कि तभी उसे फिर से वही सपना दिखता है जिसमें वो एक लड़की के साथ आत्मजनिक स्थिति में रहता है। उसके वापस से गर्मी एहसास होता है जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो अपने बदन में पसीने से तरबतर भिगा हुआ पाता है। युग खुद से कहता है, फिर वही सपना। आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? कौन है ये सपने वाली लड़की जिसके साथ मैं ना जाने कैसी कैसी हरकतें करता हूँ? मुझे तो सोचते हुए भी अपने आप पर घिन आ रही है कि मैं एक अनजान लड़की के साथ ये सब करता हूँ। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, पानी, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। इतना कहकर युग बिस्तर पर से उठ जाता है और नीचे किचन की तरफ जाने लग जाता है। जब वो किचन के अंदर पहुंचता है तो देखता है फर्श पर पानी फैला हुआ था। वो किचन के अंदर कदम रखते हुए कहता है, अरे ये फर्श पर पानी फैला कैसे? ये आ कहाँ से रहा है? जब युग किचन के अंदर और आगे जाता है तो देखता है कि ये पानी मटके के पास में बह रहा था। मटके का छोटा सा छेद हो गया था जिसके कारण मटके से सारा पानी बह चुका था। युग मटके के अंदर देखते हुए कहता, अरे इसके अंदर तो सारा पानी ही बह गया है। समझ नहीं आ रहा कि मटका फूट गया कब फूट गया। शाम तक तो ठीक था, फिर रात होते ही क्या हो गया? कैसे अपने आप रखे हुए फूट गया? नींद में अभी अभी उठने के कारण युग का ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बोतल लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने का सोचने लग जाता है। उसके मन में अभिमन्यु को उठाने का ख्याल आता तो है, पर अगले ही पर अभिमन्यु वजह से परेशान होगा। यही सोचकर युग उसे उठाने उसके कमरे में नहीं जाता और अकेला ही कुएं के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के पास काफी अंधेरा था। युग को डर तो लग रहा था, पर उसकी प्यास ने उसके अंदर का सारा डर मार दिया था। वो जल्दी जल्दी अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वह कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उस कुएं के अंदर डाल देता है। कुएं में गिरनी धूमने लग जाती है। कुछ ही देर में युग पानी की बाल्टी कुएं के अंदर से खींच लेता है। युग को इतनी प्यास लगी हुई थी कि वो बाल्टी में से भी भरा हुआ और सीधे बाल्टी में से ही पानी पी लिया। युग अपने हाथों में पानी पीने के लिए लिया था कि तभी उसे एक लड़की का गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। जैसे ही युग ये गाना सुनाई देती है वो रुक जाता है। फिर गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, तेरा मेरा मिलन होगा जब विपाशा खत्म होगा तब। गाने की आवाज सुनकर युग पानी पीना भूल जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो वही है जो उस रात कुएं के अंदर से आ रही थी, पर यह आवाज तो कुएं के अंदर नहीं बाहर आ रही है। यह आवाज कहाँ से आ रही है? युग ने अभी इतना ही कहा था कि फिर लड़के के गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार में के इकरार में। गाने की आवाज सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो भूल गया था कि वो कुएं
पर अपनी प्यास बुझाने आया था। युग पानी पीना छोड़ देता है और गाने की आवाज का पीछा करने लग जाता है। ना जाने क्या जादू था उस लड़की की आवाज में, जिसके कारण वो अपने आप को उसका पीछा करके उसे नहीं रोक पा रहा था। आवाज काला जांडी जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ ही पल में युग वहां पर पहुंच जाता है। काला जांडी जंगल पहुंचने के बाद आवाज किश्नोई नदी की तरफ से आ रही थी और युग किश्नोई नदी की तरफ जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम किश्नोई नदी के ओर बढ़ा रहा था, लड़की की गाने की आवाज और तेज होते जा रही थी। उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा बढ़ जा रही थी जो गाना गा रही थी। जब वो किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंचता है तो अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है। किश्नोई नदी पर पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी। युग किश्नोई नदी के किनारे पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर अचानक से बंद कैसे हो गई। युग यही सोचकर अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ी और वो देखता है कि नदी के छोटे छोटे लहरों पर कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हें जुगनू की रोशनी ये युग देखता है कि नदी के किनारे पर दूसरी साइड मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी। युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे काले बाल थे, उसके कमर तक जिसे उसके खोल कर रखा हुआ था। उसकी गोरी कमर युग को साफ दिख रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की कौन है और ये इतनी रात में ये यहाँ पर क्या कर रही है। कहीं ये यक्षिणी तो नहीं है। यक्षिणी का नाम लेते ही युग के पैर कांपने लग गए थे। उसे डर लगने लग जाता है, पर अगले ही पल वो अपने डर को अपने अंदर मार देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यक्षिणी दिखती कैसी है। कौन थी वो यक्षिणी जिसके रूप में जाल में हर मर्द फंस जाता है। क्या अप्सराओं से भी सुंदर होती है यक्षिणी। यही सब सोचकर युग अपने कदम नदी के किनारे पर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यक्षिणी तुम यक्षिणी ही हो ना। वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। वो तो नदी के पानी के बहते हुए देख रही थी। यक्षिणी यक्षिणी यही कहते हुए युग उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की मुंह पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं हूँ युग बाबू। यामिनी, आपको क्या मैं यक्षिणी की तरह दिखती हूँ। जब देखो आप मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते रहते हो। युग यामिनी को वहां पर देखकर चौंक जाता है। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी खड़ी हुई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। युग यामिनी को घूरे जा रहा था। यामिनी युग के साथ मजाक करते हुए कहती है, आप हर बार की तरह बदन को ताकते रहोगे या कुछ बोलोगे। युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। मछली पकड़ने आई हो क्या। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मछली नहीं मर्द पकड़ने आई हूँ। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने, मर्द पकड़ने। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू मजाक कर रही थी। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या। आप जरा खुद सोचिए, एक मछुआरन यदि मछली नहीं पकड़ेगी तो क्या पकड़ेगी। एक बात बताओ, तुम हमेशा रात में ही मछली क्यों पकड़ती हो। अभी रोंगामुचा घाट पर तो कभी बंगलामुड़ा घाट पर। क्योंकि मुझे रात में ही शिकार करना पसंद है। यामिनी हंसते हुए कहती है, मछलियों का शिकार मर्दों का नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रात के वक्त नदी का पानी ज्यादा शांत रहता है, हलचल नहीं होती, इस वजह से ज्यादा मछलियां फंस जाती हैं। युग को काफी हद तक यामिनी की बात ठीक लगने लग जाती है। यामिनी नदी की ओर देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आपको पता है या नहीं पता। अरे कैसे पता नहीं होगा, आस पास के गांव वाले सबको ये बात पता चल गई। आपको तो पता ही होगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो यामिनी। अरे यक्षिणी के बारे में बाबू। सुना कि वो आजाद हो गई है। उसे रूंगामुचा गांव के सरपंच के बेटे मोहित का अपना शिकार भी बना लिया है। अच्छा ही हुआ। युग हैरानी के साथ कहता है, अच्छा हुआ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी। किसी को मारना तो पाप है ना। युग बाबू, पापी को मारना पाप नहीं होता बल्कि पुण्य का काम होता है। भगवान राम ने रावण को मारा था ना, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था
और पांडवों ने भी तो पांचाली के साथ कौरवों के युद्ध में लड़ा था ना, तो क्या उसे भी भगवानों को उन दुष्टों का नाश करने का पाप किया था क्या, या नहीं? तो यक्षिणी ने भी मोहित को मारकर पाप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी, साफ साफ शब्दों में कहो। यही मोहित एक बहुत बड़ा दुष्ट था। आपको पता है ना, अपनी पहली पत्नी को उसे जलाकर मार दिया था। सारा गांव इस बात को जानने पर सरपंच का बेटा है ना, इसलिए किसी ने मुंह नहीं खोला था। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के बाद भी उसने नजर पराई स्त्रियों पर हमेशा रखी थी। उसकी नजर बहुत दिनों से एक विधवा पर थी। वो उसके साथ अहम बिस्तर होना चाहता था, और उस रात भी शायद वो बंगला मुड़ा गांव में उससे मिलने जा रहा था। अच्छा ही हुआ कि बीच में रास्ते में यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया। तुमने ठीक कहा यामिनी, जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाले उसे मार ही देना बेहतर है। युग बाबू, आप ना छोड़िए ये सब बातों को, और ये बताइए, कहीं आप तो अपनी पत्नी को नहीं मारोगे ना, उसे प्यार से रखोगे ना? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? यामिनी धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनूंगी ना, आप मुझसे शादी करेंगे ना? यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है। उसकी आंखें चौक सी रह जाती हैं। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे ये आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना मजाक तक नहीं समझते। आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। यामिनी की बात सुनकर युग के जाने में जान आ जाती है। यामिनी धीरे से कहती है, वैसे एक बात पूछो बाबू। हाँ पूछो। जो बात मैं आपसे पूछने वाली थी वो पूछने से पहले मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुझे जो पूछना है पूछो, ऐसी बात मत घुमाओ। हाँ हाँ पूछ रही हूँ, ये बताइए, क्या आप हमारी दोस्ती पक्की समझो? दोस्ती पक्की समझो मतलब ये कि आप मेरे दोस्त बनोगे ना? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली बात क्या है? जहाँ दो अनजाने लोगों के एक दूसरे का नाम का पता चल जाता है, वहीं दोस्त हो जाते हैं। वाह क्या बात बोली है आपने। तो युग बाबू, आपकी दोस्ती होने में नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप शहर में कोई लड़की मिली थी कि या नहीं? मतलब वही क्या होता है उसे इंग्लिश में, गर्लफ्रेंड है या नहीं? युग यामिनी की बातें सुनकर उदास हो जाता है। उसे अपने अतीत का एक ऐसा हिस्सा याद आ जाता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर युग कहता है, गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं। क्यों छोड़कर चली गई ना? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।